हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज का जो थंबनेल है वो आपका एक्साइटमेंट डेफिनेटली बढ़ा रहा होगा, क्योंकि मैं बात करने वाला हूं आने वाले नीट यूजी एग्जामिनेशन के मॉक टेस्ट पेपर की। बच्चों, हमेशा आप लोग जब प्रिपरेशन करते हैं तो आपके मन में सवाल चलते रहते हैं कि इस बार पेपर कैसा आ सकता है। ओके, कोई नहीं जानता कि पेपर कैसा आने वाला है, लेकिन हम अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पर थोड़ा सा अंदाजा लगा लेते हैं कि इस प्रकार का क्वेश्चन आना चाहिए। और इसीलिए आज के इस सेशन में, आज के इस वीडियो में 15 क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो मेरे हिसाब से इस बार एक्सपेक्टेड हो सकते हैं। तो आइए बच्चों, आज का जो 15 क्वेश्चन का डिस्कशन है उसको वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से देखिएगा। इसके अंदर एक एल्किल हैलाइड फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला बना करके दे रखा है और उसके दो रिएक्शन करते हुए दो प्रोडक्ट बना रखे हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। आपको पहचानना है, हमें पहचानना है कि रिएक्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड आखिर किस प्रकार के रिएक्शन हैं। तो बच्चों, बड़े ध्यान से आप देखिएगा कि जो रिएक्शन नंबर 1 है, इसमें राइट हैंड साइड वाला जो क्लोरीन सबस्ट्रेट में था उसकी जगह जो NSR हुआ है उसके अंदर न्यूक्लियोफाइल लेफ्ट हैंड साइड पर चला गया। टेक्निकली अगर बोलूं तो ये क्या है बच्चों, वाल्डन इन्वर्जन। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि एल्किल हैलाइड में वाल्डन इन्वर्जन किया जाता है केवल और केवल SN2 रिएक्शंस में, तो इसलिए बच्चों फर्स्ट वाले को SN2 माना जाएगा। इसी तरह से रिएक्शन नंबर सेकंड की अगर अपन बात करें तो बच्चों इसके अंदर तो रिटेंशन भी हो रखा है, यानी जहां पर लिविंग ग्रुप था वहीं पर न्यूक्लियोफाइल नजर आ रहा है। ओ हो, उसके साथ साथ यहां पर इन्वर्जन भी दिखा रखा है, यानी कि न्यूक्लियोफाइल की साइड लिविंग ग्रुप के अपोजिट साइड पर दिखा रखी है। और आप जानते हैं ये चीज तभी पॉसिबल है जब इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनाते हुए रिएक्शन हो, और जब कार्बोकेटाइन बनाते हुए NSR होती है तो उसको SN1 रिएक्शन माना जाता है। तो आइए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। फर्स्ट वाली रिएक्शन SN2 और सेकेंड वाली SN1 अपना आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में हमें नजर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 एक बहुत ही बढ़िया मैकेनिज्म ओरिएंटेड क्वेश्चन है बच्चों, जिसके अंदर कुछ एल्कोहल आपको दिए हुए हैं और आपसे बोला हुआ है कि अगर इसका डिहाइड्रेशन करवाया जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि क्रियाशीलता आखिर क्या रहेगी। तो बच्चों, पहली बात तो ये कि एल्कोहल में जो डिहाइड्रेशन होता है ये करवाया जाता है कंसंट्रेट H2SO4 की सहायता से। कंसंट्रेट H2SO4 की सहायता से जब डिहाइड्रेशन होता है तो इसमें इवन मैकेनिज्म मानी जाती है, और जो इंटरमीडिएट बनता है ये क्या बनता है बच्चों, कार्बोकेटायन। यानी कि अगर आपको रिएक्टिविटी की बात करनी है तो ये स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटायन पर डिपेंड करेगा। तो आइए कार्बोकेटायन बना लेते हैं। यहां से OH हटा करके कार्बोकेटायन बनाया तो ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन है। यहां से बच्चों एक 2 डिग्री कार्बोकेटायन नजर आ रहा है, दिस वन। इसी तरह से इसकी अगर बात कर लूं तो ये पॉजिटिव चार्ज बना और ये भी 1 डिग्री कार्बोकेटायन है। लेकिन लास्ट वाले की अगर बात कर लूं तो ये तो भैया 3 डिग्री कार्बोकेटायन है। और एज पर द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटायन हम जानते हैं कि 3 डिग्री वाले की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, 2 डिग्री वाले की थोड़ी कम और 1 डिग्री वाले की सबसे कम। प्लस आई के आधार पर या हाइपर कंजुगेशन के आधार पर हम लोग इसको जस्टिफाई कर लेते हैं। तो आइए ऑप्शन देखिए, 3 डिग्री वाला यानी कि फोर्थ वाला सबसे आगे होना चाहिए और उसके बाद में होना चाहिए सेकंड वाला, और 4 के बाद 2, ये तो एक ही ऑप्शन में नजर आ रहा है। तो फटाफट से टिक कर दीजिए, थर्ड वाला आंसर इसमें सही माना जाएगा। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जिसमें एक साइक्लिक हाइड्रोकार्बन आपको दिया हुआ है और इसका IUPAC नाम लिखने को बोला जा रहा है। ध्यान से देखिएगा स्ट्रक्चर को। तो बच्चों, इसके अंदर एक डबल बॉन्ड है और एक नहीं बल्कि 2 सब्स्टिट्यूएंट नजर आ रहे हैं। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हम प्रायोरिटी हमेशा मल्टीपल बॉन्ड को देते हैं एज कंपेयर टू द सब्स्टिट्यूएंट। तो पहली बात तो ये हो गई कि साहब डबल बॉन्ड को नंबर 1 आपको देना पड़ेगा। अब डबल बॉन्ड को नंबर 1 देने के 2 रास्ते हैं। कर्सर को देखिएगा, अगर आप इसको नंबर 1 देते हैं तो आप ऐसे आगे बढ़ोगे, और अगर आप इसको नंबर 1 देते हैं तो आप ऐसे बढ़ोगे आगे। अब इसमें डबल बॉन्ड को तो खुशी है, कोई टेंशन नहीं भाई, कैसे भी कर ले, मैं नंबर 1 पे आऊंगा इस कंपाउंड में और मैं नंबर 1 पे आ रहा हूं। लेकिन जब आपके पास 2 चॉइसेस हैं तो बच्चों सब्स्टिट्यूएंट का भी ध्यान रखा जाता है एज अ सेकंड प्रायोरिटी। और सब्स्टिट्यूएंट्स के अंदर आप जानते हैं कि हमें सबसे पहले उसकी लोकेशन से मतलब होता है, अल्फाबेटिकली वो कुछ भी हो, किसी भी प्रकार का हो। यानी मुझे इस प्रकार से नंबरिंग करनी पड़ेगी कि डबल बॉन्ड को नंबर 1 देने के बाद जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं सारे के सारे वो रिलेटिवली लोएस्ट नंबर पर आते हुए नजर आए।
तो इस तरह से अगर आप सोचोगे तो मेरे ख्याल से बच्चों ये वाली जो नंबरिंग है ये यहां पर बिल्कुल परफेक्ट मानी जाएगी। ओके, अब ये नंबरिंग अगर सही है तो इसके हिसाब से नाम बना लेते हैं। सबसे पहले इथाइल लिखना ही पड़ेगा, 5 पर है, फिर मिथाइल लिखना ही है, 3 पर है, और उसके बाद बच्चों हो जाएगा साइक्लोहेक्स-1-इन, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो इस क्वेश्चन में बिल्कुल परफेक्ट माना जाएगा। आइए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आइसोमेरिज्म से बनाया हुआ क्वेश्चन है जिसके अंदर 2 फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला आपके सामने हैं और आपसे रिलेशन के बारे में पूछा जा रहा है। ध्यान से देखिए बच्चों, ये वाले 2 कार्बन किरिल हैं, वही 2 कार्बन यहां भी किरिल हैं, यानी कि कुछ ना कुछ ऑप्टिकल के अंदर जो फंडे काम आते हैं उनसे रिलेटेड कंपाउंड दिए हुए हैं। अब आप जानते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चंस को अपन मिरर इमेज वाले तरीके से आराम से सॉल्व कर लेते हैं, तो इन दोनों के बीच में आप मिरर बना दीजिए। अब आराम से देखिएगा, क्या ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, दर्पण प्रतिबिंब हैं? नहीं है, क्योंकि भैया अगर मिरर इमेज होता तो ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन यहां पर नजर आता। सर आ तो रहा है, अरे बाबा पूरी बात तो सुना करो। अगर अपन इस क्लोरीन की बात कर लें तो ये क्लोरीन राइट पे है, तो भैया ये लेफ्ट पर जाता ना। यानी ओवरऑल कंप्लीटली अगर बात कर लें तो दे आर नॉट मिरर इमेजेस। तो बच्चों स्टीरियो आइसोमर्स तो हैं, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है, लेकिन यहां पर मिरर इमेजेस नहीं है, और इसीलिए बच्चों इस तरह के कंपाउंड्स को हमेशा नॉट मिरर इमेजेस वाला यानी डायस्टिरियोमर्स, और हिंदी में अगर बोला जाए तो अप्रतिबिंब समावयवी या विवरण समावयवी नाम दिया जाता है। तो इसलिए बच्चों इस क्वेश्चन में मेरे हिसाब से जो थर्ड वाला आंसर है वो परफेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 एक बहुत ही बेसिक सवाल है, एक फेमस नेम रिएजेंट के ऊपर जिसका नाम होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्वेश्चन है कि कौन सी रिएक्शन के द्वारा आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना सकते हैं। तो आइए बात करते हैं। पहले वाले केस में आपके सामने 1 डिग्री हेलाइड है, तो बड़े आराम से ये वाला बॉन्ड टूटेगा, मैग्नीशियम इस वाले प्लस को 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, और ये जो हैं ये आपस में इलेक्ट्रॉन की सहायता से जुड़ जाएंगे। अगर ये इलेक्ट्रॉन की सहायता से जुड़ जाएंगे तो बच्चों यहां पर ऑप्शन नंबर सेकंड की अगर अपन बात करते हैं तो यहां पर मोनोहेलाइड नहीं है बच्चों, एक विसिनल डाइहेलाइड दिया हुआ है, और आप जानते हैं कि अगर मैग्नीशियम है डाइहेलाइड के साथ तो भैया ये तो मैग्नीशियम क्लोराइड बना लेगा, और दोनों क्लोरीन विसिनल कार्बन पर है, तो जो बनने वाला आंसर होगा माय डियर स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा, एक प्रकार का एल्कीन। दिस इज नॉट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये क्या बन गया बच्चों, एल्कीन। यानी आपका जो चहेता आंसर है ऑल ऑफ दीज वो तो यहां से रिजेक्ट हो गया। लेकिन एक बार ऑप्शन नंबर 3 की भी बात करते हैं बच्चों। ऑप्शन नंबर 3 में ध्यान से आप देखिएगा, आपको एक प्रकार का 3 डिग्री हेलाइड दिया हुआ है। अब जो 3 डिग्री हेलाइड होते हैं इसके अंदर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनते तो हैं, लेकिन इसकी यील्ड काफी कम होती है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बच्चों जो 3 डिग्री हेलाइड होते हैं इसके अंदर एलिमिनेशन काफी आसान होता है। एलिमिनेशन क्यों आसान होता है, क्योंकि एलिमिनेशन से जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा उसके अंदर सिग्निफिकेंट नंबर में अल्फा हाइड्रोजन होंगे, यानी उसकी स्टेबिलिटी काफी ज्यादा होगी। और इसीलिए 3 डिग्री हेलाइड में जब भी हम लोग मेटल्स लेते हैं या स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल लेते हैं तो उसके अंदर एलिमिनेशन वाले प्रोडक्ट मेजर माने जाते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, आपको यहाँ पर जो मेजर आंसर बनाना है वो बनाना है बच्चों ये वाला, है ना। एक बार वापस से रिपीट कर रहा हूं, ऐसा नहीं है कि जीआर नहीं बनेगा, जीआर इज ऑल्सो फॉर्म्ड, लेकिन यील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको एक बढ़िया मेथड नहीं माना जाएगा। बढ़िया मेथड कौन माना जाएगा, एल्कीन। तो मैं आपके लिए दोनों ही आंसर लिख देता हूं, क्योंकि हमें मॉक टेस्ट पेपर के बहाने से कुछ कॉन्सेप्ट भी तो सीखने हैं, है ना। ये आपको अगर नहीं पता था तो आपको अपनी नॉलेज जो अपग्रेड करनी। तो बच्चों कुल मिलाकर के एक ही ऑप्शन यहाँ पर सुटेबल था, दैट्स व्हाई इस क्वेश्चन में जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 एक बहुत ही मैं इसको बोलूंगा सदाबहार सा क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पुराने सालों में भी कई बार आए हुए हैं और मुझे लगता है इस बार भी एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है। तो आपको बेंजीन सिस्टम दे रखे हैं और आपसे बोला जा रहा है कि अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाया जाए तो इनका जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा वो आखिर क्या होगा। तो बच्चों जो ESR होती है इसके अंदर सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आपने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जोड़ा हुआ है तो ये रिएक्टिविटी के लिए फेवरेबल है, और अगर आपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ा हुआ है तो ये रिएक्टिविटी के लिए नॉट फेवरेबल है। तो आइए जो अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए हैं उनका इंपैक्ट देख लेते हैं। मिथाइल अगर जोड़ोगे तो इसका हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा, रिंग के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, इसको तो अपन रेफरेंस मॉलिक्यूल मान लेते हैं।
मिथॉक्सी की बच्चों अगर अपन बात करते हैं तो मिथॉक्सी के अंदर प्लस एम लग रहा है, प्लस एम भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा, लेकिन बच्चों CF3 की अगर बात कर लूं तो इसके अंदर माइनस आई लगेगा जो अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा, बाहर की तरफ खींचेगा। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने वाले दो दो फंक्शनल ग्रुप नजर आ रहे हैं, और आप जानते हैं कि प्लस आई या प्लस हाइपर से ज्यादा इफेक्टिव कौन माना जाता है, प्लस एम, और प्लस एम किस में है, थर्ड वाले कंपाउंड में, तो सबसे आगे तो आ जाएगा थर्ड और उसके बाद आएगा फर्स्ट। तो मेरे ख्याल से जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो बिल्कुल परफेक्ट है फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। एल्कीन का हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करने को आपको बोला जा रहा है, और आपको एक कंडीशन बता रखी है कि जो प्रोडक्ट है ये क्या होना चाहिए बच्चों, 2 डिग्री अल्कोहल। ओके, तो आपको पहचानना है कि ऐसी कौन सी एल्कीन है जो 2 डिग्री अल्कोहल बना सकता है। अब देखिए बहुत ज्यादा इसमें मेमोरी बेस्ड नहीं सोचना चाहिए, जो सिचुएशन है उसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे एक पल के लिए अगर मैं ऑप्शन नंबर 1 लेकर के चलूं, और आप जानते हैं कि इसमें बोरोन हाइड्राइड जब जोड़ा जाएगा तो आप इसमें रूल वगैरह भी लगाते हैं। मैं तो कई बार कहता हूं यार आप सिंपल है ना, मैकेनिज्म या पोलरिटी का ध्यान रखते हुए कर लो। तो मैंने इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्टिंग कर ली, बोरोन हाइड्रेट की पोलरिटी सोच ली, तो उसके हिसाब से एडिशन कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, रटने की कोई बात नहीं है बच्चों ऑर्गेनिक में। तो ये वाला जो पॉजिटिव है, इस पॉजिटिव पर नेगेटिव जुड़ेगा, तो ये H नेगेटिव यहां आ गया, और ये जो कार्बन है इस पे बोरोन जुड़ेगा, तो बच्चों ये बोरोन वाला जो पार्ट है ये यहां पर आ गया। ठीक है, अब इसके बाद आपको इसका एल्कलाइन मीडियम लेते हुए ऑक्सीडेशन करना है, और जब आप इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो ऑक्सीडेशन करते समय तरीका क्या रहता है बच्चों की BH2 वाला पार्ट हटा करके एक एक OH दोनों साइड पे आपको लाने होते हैं। तो आपका यहां पर जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है बच्चों, एक प्रकार का एल्कोहल। अब ध्यान से देखो और देखते रहो, ये तो 1 डिग्री एल्कोहल है। अब यहीं से एक कॉन्सेप्ट आप दिमाग में ला सकते हैं कि जब जब भी 1 डिग्री एल्कोहल बन रहा होगा तो टर्मिनल एल्कीन होगी, जैसे ऑप्शन नंबर 1 में नजर आ रहा है। am I right? इसके अंदर भी वही कॉन्सेप्ट लगना है, इसके अंदर भी वही कॉन्सेप्ट लगना है, तो भैया इन दोनों में भी अल्टीमेटली 1 डिग्री अल्कोहल ही बनेगा। लेकिन अगर मैं इसकी बात कर लूं तो इसके अंदर भैया H और BH2 यहां पे आएगा, और आप BH2 को हटा करके OH लाओगे तो ऑब्वियसली इन दोनों में से एक कार्बन पर आएगा। तो कुल मिलाकर के बच्चों इसके अंदर 1 डिग्री नहीं बल्कि 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा, और इसीलिए बच्चों इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये ऑप्शन नंबर 4 माना जाएगा। हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। इसमें आपसे पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव सिल्वर मिरर टेस्ट। बच्चों इसको हिंदी में बोला जाता है रजत दर्पण परीक्षण, और इसके लिए जो रिएजेंट काम लिया जाता है वो होता है टॉलेंस रिएजेंट। ठीक है ना। अब यहां पर आपके सामने जो ऑप्शंस हैं इसमें भैया कोई एल्डिहाइड कीटोन नहीं है, या कोई बायोमोलिक्यूल के हिसाब से मोनोसेक्राइड या डाइसेक्राइड नहीं है। यहां पर आपके सामने है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो डरिए घबराइए नहीं है, एक सीधा सा कॉन्सेप्ट है, मैं बताता हूं, आप ध्यान से देखिए। आपको सारे के सारे जो एसिड हैं इनकी एक्सपांडेड स्ट्रक्चर बनानी है, और देखना है कि भैया CHO ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप किसमें है। ओके, तो आप शायद मेरा इशारा समझ गए होंगे कि अगर एल्डिहाइड ग्रुप यानी कि CHO ग्रुप की बात कर लें तो आपको केवल और केवल फॉर्मिक एसिड में मिलने वाला है ना, एसिटिक एसिड में या इस कीटो एसिड में तो नहीं मिलेगा। और आप जानते हैं कि रजत दर्पण परीक्षण देने के लिए CHO एक एसेंशियल यूनिट होती है, और इसीलिए बच्चों इस क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा ये ऑप्शन नंबर 2 ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 एक बहुत ही फेमस रिएक्शंस को लेकर के बनाया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। आपसे पूछा जा रहा है विच प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन एसीटोन इज ट्रीटेड विद मैग्नीशियम मर्करी फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। है ना, याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जैसा मैं हमेशा आपको बोलता हूं, आपको बस रिएक्शन सॉल्व करना आना चाहिए और आपके रिएक्शन पढ़े हुए होने चाहिए एग्जामिनेशन में। ठीक है ना, अगर नए क्वेश्चन वहां पर आ गए तो डेफिनेटली डर लगता है, जेन्युइन सी बात है। तो आइए बच्चों, एक बहुत ही फेमस थ्योरी वाली रिएक्शन है जिसको बोला जाता है बाई मॉलिक्यूलर रिडक्शन ऑफ एसीटोन, जिसका आंसर होता है पिनाकोल। याद नहीं करना है, सॉल्व करेंगे। आइए देखिए कैसे सॉल्व होती है। सबसे पहले मैं एसीटोन ले लेता हूं एज अ बैलेंस फैक्टर। बच्चों यहां पे जो एसीटोन है इसके एक नहीं बल्कि 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, तो इसके 2 मॉलिक्यूल लेकर के चलेंगे।
तो ये हो गया बच्चों एसीटोन का एक और मॉलिक्यूल। आपको इसमें सबसे पहले मिलाना है मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ मरकरी। अब किस तरह से रिएक्शन होता है तो बड़े ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्टिंग कर सकते हैं और मैग्नीशियम के द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन को किसी एक कार्बन पे जोड़ सकते हैं। अब ये जो आयनिक स्पीसीज बनेगी ये दूसरे वाले सिस्टम पर अटैक करने जाएगी, तो यहाँ पे आप शिफ्टिंग कर लीजिए। और सी नेगेटिव और ओ नेगेटिव में से सी नेगेटिव की रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो ये वाला सी नेगेटिव अल्टीमेटली एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक कर देगा। तो एज अ रिजल्ट O माइनस बना हुआ है और मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन देने के बाद Mg+2 बना हुआ है। तो अल्टीमेटली ये जो माइनस माइनस है ये प्लस के साथ जुड़ेंगे और बच्चों एक साइक्लिक प्रोडक्ट बनता हुआ नजर आएगा। आराम से आप मेरे साथ साथ लिख भी सकते हैं समझते हुए। तो जैसे ही आप इसको ऐड कर लोगे तो बच्चों ये जो ऑक्सीजन है इस ऑक्सीजन से मैग्नीशियम अटैच हो जाएगा इस तरीके से। तो ये तो हो गया बच्चों स्टेप नंबर 1 जिसमें एक साइक्लिक प्रोडक्ट आपने बनाया। अब स्टेप नंबर 2 में आपको बोला हुआ है कि इसका हाइड्रोलाइसिस करिए। और इस तरह के हाइड्रोलाइसिस बच्चों डायरेक्टली इनडायरेक्टली कई बार आपने पढ़े हुए हैं, तो बस पोलरिटी का आप ध्यान रखें और वाटर के जो 2 मॉलिक्यूल हैं वो यहाँ पर मिला लीजिए इस तरीके से, तो आपको आंसर चमचमाता हुआ नजर आ गया होगा। तो बच्चों ये जो आंसर है अपर साइड में जो नजर आ रहा है ये यहाँ पर बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। और बच्चों इसका जो नाम होता है ये क्या होता है बच्चों, पिनाकोल। तो दैट्स व्हाई आंसर नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। ये भी दिखने में डरावना क्वेश्चन है लेकिन कंसेप्चुअली बहुत ही सिंपल सा सवाल है, ध्यान से समझिएगा। आपके सामने एक एस्टर है जिसमें ऑक्सीजन पर एक लेबल भी लगा रखा है O18 वाला। अब आपको बोला हुआ है कि इसका एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस करिए, यानी कि KOH मिला दीजिए वाटर के प्रेजेंस में। तो बच्चों आपको पता है कि एस्टर का जब हाइड्रोलाइसिस किया जाता है तो उसके अंदर अल्टीमेटली रिएक्शन होती है लिविंग ग्रुप वाले साइड से, और लिविंग ग्रुप एस्टर में क्या होता है OR, ठीक है ना। और आपको एक ट्रिक जो मैंने बता रखी है उस ट्रिक को आप फॉलो करिए कि अल्टीमेटली आप इसको तो दे दीजिए H और बचे हुए पार्ट को दे दीजिए बच्चों OK। तो जैसे ही इस तरीके से एस्टर के एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस में आप HOK लिख करके हाइड्रोलाइसिस करोगे तो आपका आंसर एकदम से OK हो जाएगा। अब यहां पर एक और बात ध्यान देने वाली है कि यार ये जो किरेल कार्बन था ना, इस किरेल कार्बन के आसपास तो कोई बॉन्ड टूटा ही नहीं। जब किरेल कार्बन के आसपास बॉन्ड नहीं टूटा तो यहां किसी भी तरह का इन्वर्जन या रेसमाइजेशन वगैरह होने का पॉसिबिलिटी नहीं है, बल्कि टेक्निकली अगर बोलूंगा तो यहां पर रिटेंशन पाया जाएगा, यानी इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आफ्टर द रिएक्शन भी सेम बना रहना चाहिए। इस बात का ध्यान इस तरह के क्वेश्चंस में आपको हमेशा रखना होता है। तो आप ध्यान से देखिए, मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर 1 जो है इसी के अंदर रिटेंशन नजर आ रहा है और ये दूसरा वाला आंसर भी परफेक्टली सही है। बाकी आंसर आप चेक करिएगा, उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक या ब्लंडर कर रखा होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। लैंग्वेज पढ़िए ध्यान से। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन अंडरगो बोथ एल्डोल कंडेंसेशन एंड केनिज़ारो रिएक्शन। कई सारे बच्चे तो डर गए होंगे कि यार सर ये कैसा क्वेश्चन है, क्योंकि नॉर्मली तो या तो एल्डोल होती है या फिर केनिज़ारो होती है, ये दोनों एक साथ कैसे होगी। पेशेंस रखो यार, ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं, हो सकता है कोई नई चीज आपको पता चल जाए अगर आपका पढ़ा हुआ नहीं है तो। देखिए ये आप जानते हैं कि फॉर्मेल्डिहाइड के अंदर केवल केनिज़ारो पॉसिबल है, एल्डोल इम्पॉसिबल है, सही बात। एसिटिल्डिहाइड के अंदर आप जानते हैं अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल है तो केवल एल्डोल पॉसिबल है, केनिज़ारो इज नॉट पॉसिबल। आप जानते हैं कि बेंजिल्डिहाइड भी पढ़ा हुआ एग्जाम्पल है, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है, जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो केवल और केवल केनिज़ारो होगी, एल्डोल पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर आप इस तरीके से इनिशिएट कर सकते हैं, सोच सकते हैं। अब अपन को जस्टिफिकेशन करना है कि साहब फर्स्ट आखिर कैसे। तो समझना बच्चों मेरी बात ध्यान से। देखिए एल्डोल और केनिज़ारो में फर्क क्या होता है। एल्डोल और केनिज़ारो में जो मैकेनिज्म वाला फर्क होता है वो ये होता है कि अगर अल्फा हाइड्रोजन है जो कि एसिडिक नेचर का होता है, तो अगर OH नेगेटिव उस अल्फा हाइड्रोजन पर अटैक कर रहा है तो एल्डोल हो जाएगी, और अगर मान लीजिए अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो फिर कार्बोनिल ग्रुप पर अटैक किया जाता है और उस अटैक से फाइनली केनिज़ारो हो जाती है। अब यहां पर जो आइडिया है बेसिकली वो ये है कि यार इस पर अटैक होगा या नहीं होगा, तो जवाब है डेफिनेटली होगा, और यहां पर अटैक होगा तो एल्डोल रिएक्शन पॉसिबल है। लेकिन बच्चों टेक्निकली ये माना जाता है कि यार ये जो दो मिथाइल हैं ये चुप तो नहीं बैठेंगे,
एक परमानेंट इंडक्टिव इफेक्ट लगाएंगे जिसकी वजह से इस अल्फा हाइड्रोजन की एसिडिक नेचर डिक्रीज हो जाएगी। एम आई राइट? प्लस आई लगेगा तो एसिडिक नेचर कम होगी ना। अब आप सोचो कि जब OH माइनस अटैक करने आ रहा है और उसको नजर आया कि यार ये अल्फा हाइड्रोजन तो उतना बढ़िया वाला नहीं है जैसा एसिटिल्डिहाइड में या दूसरे एल्डिहाइड में होता है, तो हो सकता है क्या कि जो OH माइनस है वो यहां पर अटैक कर दे। और अगर OH माइनस ने यहां पर अटैक कर दिया, जस्ट लाइक अ पॉसिबिलिटी, हो सकता है इसके चांसेस काफी रेयर हो या कम हो, लेकिन पॉसिबल तो है ना। तो अगर यहां पर अटैक कर दिया तो ऑब्वियस ही बात है बेटा उस केस में केनिजारो हो जाएगी। और इसलिए ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसके अंदर माइनर अमाउंट में केनिजारो भी पॉसिबल होती है, और इस तरह की लैंग्वेज अगर आ जाए तो यही परफेक्ट आंसर माना जाता है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है जिसको कंसेप्चुअली समझिएगा। आपके सामने एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, यस वेल नोन रिएजेंट, और आपके सामने एक ऐसा सबस्ट्रेट है जिसमें दो प्रकार की रिएक्टिंग साइट नजर आ रही है। एक तो हो गया कीटोन और एक हो गया कार्बन हेलोजन वाला बॉन्ड। सर स्टार्ट कहां से करें? यस बिल्कुल सही सवाल आपने बोला है। तो बच्चों स्टार्ट कहां से करना है? पाई बॉन्ड वाली साइड से, यानी कि यहां से। तो स्टेप नंबर 1 में बच्चों में न्यूक्लियोफिलिक अटैक करवा देता हूं, लिख देता हूं क्या बना, ध्यान से देखिएगा। CH3 C CH3, ये वाला जो पार्ट है इसको एज इट इज लिख देते हैं, CH2 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 Cl, और यहां पर अटैक होने के बाद क्या बन गया बच्चों? O नेगेटिव। तो स्टेप नंबर 1 में हमने मोस्ट रिएक्टिव साइट पहचान करके न्यूक्लियोफाइल जोड़ दिया। अब आपको सोचना है अच्छे तरीके से। कैसे? देखो यहां पर एक न्यूक्लियोफाइल बन चुका है और यहां पर एक रिएक्टिव साइट, अटैकिंग साइट के साथ साथ अटैक्ड साइट अवेलेबल है। तो टेक्निकली अगर बोलूंगा तो इसके अंदर इंटरनल NSR पॉसिबल होगी। और इस इंटरनल NSR के अंदर होगा क्या? ध्यान से देखिएगा, ये न्यूक्लियोफाइल यहां पर अटैक करने आएगा और एज अ रिजल्ट ये वाला जो पार्ट है ये लिविंग ग्रुप की फॉर्म में अलग हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के एक साइक्लिक स्ट्रक्चर यहां पर बनती हुई नजर आएगी, जिसके अंदर जो रिंग होगा उसके अंदर बच्चों ये तो 4 कार्बन है और ये एक ऑक्सीजन है, यानी 5 मेंबर वाली रिंग बनेगी और ये 2 मिथाइल एज अ ब्रांच नजर आएंगे। आप पहचान ही गए होंगे कि जो ऑप्शन नंबर 3 है वो बिल्कुल सुटेबल या परफेक्ट आंसर यहां पर नजर आ रहा है। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। नेम रिएक्शंस जो हमेशा इंपॉर्टेंट मानी जाती है उसी का क्वेश्चन है, और एग्जामिनर ने आपको नाम लिख करके दे दिया है। ऑब्वियसली मैंने आपको नाम लिख करके दे दिया है कि यहाँ पर क्लेजन कंडेंसेशन आपको करवाना है। बच्चों देखिए क्लेजन कंडेंसेशन जो होती है इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन वाले एस्टर पार्टिसिपेट करते हैं, और एग्जैक्टली अगर बोला जाए तो ये एक प्रकार का डाइमराइजेशन होता है, यानी इसके दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करते हैं और ये आपस में SNAE या NSR टाइप के रिएक्शन करते हैं। ध्यान से देखिएगा कैसे होगा क्या कि एक मॉलिक्यूल को तो आप एज इट इज ले लो, है ना, एक जो मॉलिक्यूल है इसको तो आप एज इट इज ले लो, और दूसरा वाला जो मॉलिक्यूल है इसको थोड़ा सा रिएजेंट के हिसाब से सोच करके लिखो। और रिएजेंट के हिसाब से जब आप सोच करके लिखोगे तो बच्चों ऐसे समझिए इसको। देखिए टेक्निकली अगर बोलें तो इसमें होता क्या है कि ये जो है RO नेगेटिव, ये RO नेगेटिव यहां से H+ को हटा देगा, H+ हट करके एक न्यूक्लियोफाइल प्रोड्यूस हो जाएगा, और ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये अल्टीमेटली यहां पर जाकर के रिप्लेसमेंट रिएक्शन कर लेगा ऐसे, ठीक है ना। जो रिएक्शन का नाम होता है ये हो जाता है बच्चों SNAE, जो एस्टर की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन मानी जाती है। तो आंसर आप समझ ही गए होंगे, है ना। लिविंग ग्रुप हटा करके वाला ग्रुप ला दीजिए, एक प्रकार का बीटा कीटो एस्टर बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में साफ साफ नजर आ रहा है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जिसको थोड़ा सा कम लिख करके बता देता हूं वरना वीडियो अननेसेसरी लंबा हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद एक और क्वेश्चन हमें डिस्कस करना है। देखिए बच्चों आपको एक एल्किल हैलाइड दिया हुआ है और इसमें आपको मैग्नीशियम प्लस ईथर मिलाना है। तो आप जानते हैं कि नॉर्मल हैलाइड के अंदर मैग्नीशियम प्लस ईथर मिलाते हैं तो ये क्या बना देता है? RMgX। अब ये जो RMgX बना है इसमें आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलानी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का एडिशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो बच्चों एडिशन के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा मैं सीधा सीधा उसको लिख रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। ये वाला जो पार्ट है इसको तो आपको एज इट इज लिखना है क्योंकि इसका तो कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो पहले इसको लिख देते हैं। ये है CH और ये है ऑक्सीजन ऑक्सीजन और ये है CH2 अब यहां पर आपने एडिशन किया है, ये क्या है? नेगेटिव पार्ट,
ठीक है ना, मेटल से जुड़ने के बाद। तो यहां से आपने CO2 जोड़ा है तो ये हो जाएगा बच्चों COOMgBr, ठीक है ना। तो ये तो मैंने स्टेप नंबर 2 से बनने वाला आंसर थोड़ा सा एक स्टेप स्किप करते हुए डायरेक्टली लिख दिया। अब यहां पर जो ट्विस्ट आने वाला है, जो ध्यान देने वाली बात है, वो ये है कि भैया हाइड्रोलाइसिस करना है। तो कई सारे बच्चे क्या गलती करते हैं कि सर ठीक है हो गया साहब हाइड्रोलाइसिस, आंसर देखें। अरे रुको तो सही, यहां पर दो फंक्शनल ग्रुप है। ये आपके सामने बच्चों एक डाई ईथर नजर आ रहा है, और आप जानते हैं कि ड्रास्टिक कंडीशन में एसिडिक मीडियम अगर लिया जाता है तो ये जो ईथर है इसका भी तो हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल है। तो बस वही इंटरेस्टिंग बात बच्चों यहां पर थी कि जो हाइड्रोलाइसिस होना है ना, वो दोनों साइड का होना है ऐसे, ठीक है। तो ये वाला जो प्रोडक्ट है इसको तो साइड प्रोडक्ट मान करके साइड में कर दीजिए। अब आप ध्यान से देखिए, यहां पर तो एसिड बना है, लेकिन यहां पर क्या बनेगा, जेम डाइऑल, और जेम डाइऑल में से आप H2 हटाओगे तो फाइनली यहां पर क्या बनेगा, एल्डिहाइड। बोल दीजिए कौन सा आंसर है। यस, बिल्कुल सही। जो ऑप्शन नंबर 3 है वो बिल्कुल सही है फॉर दिस क्वेश्चन। आइए बच्चों, आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, और मेरे ख्याल से काफी बेसिक सा लेकिन फेमस सवाल है। एक सबस्ट्रेट है P जो आपको रिकॉग्नाइज करना है, पहचानना है, और आपको प्रोडक्ट बता रखा है CHCl3, है ना। CHCl3 आप जानते हैं बच्चों, क्लोरोफॉर्म। यानी क्वेश्चन की भाषा या लैंग्वेज को अगर समझें तो आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा पॉसिबल सबस्ट्रेट है जो क्लोरोफॉर्म बना सकता है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, आप जानते हैं कि क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए जो सबस्ट्रेट होते हैं उसके अंदर या तो ये वाली यूनिट जरूरी है, और या फिर अगर आपके सामने कार्बोनिल है तो उसके अंदर बच्चों ये वाली यूनिट जरूरी है, ठीक है ना। तो आप ध्यान से देखिएगा, एल्कोहल अगर है तो CH3CHOH वाला होना चाहिए, हाँ जी है। और इसके अलावा ये फर्जी ऑप्शन हो गया, ये भी इररिलेवेंट हो गया। और ये बच्चों अमाइड है ना, अमाइड के अंदर तो एसिडिक हाइड्रोजन है, तो यहाँ तो कुछ अलग ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो फाइनली इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये ऑप्शन नंबर 4 जाना चाहिए। हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, तो ये था मॉक टेस्ट डिस्कशन। मुझे पूरा विश्वास है कि क्वेश्चंस आपके बस में होंगे, और जो डिस्कशन मैंने आपसे किया है वो डेफिनेटली आपको फायदेमंद लगा होगा। तो बच्चों, इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना बनता ही है। मान करके चलिए कि आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बिल्कुल आसान बना दूंगा इस YouTube चैनल के माध्यम से। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।